हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गला थोड़ा सा ख़राब है, इसकी वजह से मेरे आवाज़ में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, पर उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आज की स्टोरी पे ध्यान देना। पार्ट थोड़ा सा छोटा है तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। हाँ, इतना तो आप कर सकते हो यार। डेली अपडेट देने के चक्कर में मैंने मेरा गले की भी नहीं सोची। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं। आज सीधे एपिसोड को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे हमारे वांगजी को। वांगजी जो अभी अच्छे से रेडी हो चुका है, वो अपने घर पर था। उसने आज एक वाइट कलर का बहुत ही सुंदर सा सूट पहना है, जिसमें वो बहुत हैंडसम भी नज़र आ रहा था। वो अपने कॉलर को खुद से ही एडजस्ट करता है एंड अपनी वॉच में देखता है कि टाइम क्या हो रहा है। ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के बाद वो विंग को उसके अपार्टमेंट छोड़ कर आया था, और वहाँ से आने के बाद वो अपने घर आया था तैयार होने के लिए। रेडी होगा और फिर जल्दी जल्दी जाएगा विंग के पास उसे डेट पर लेकर। वांगजी अपनी वॉच को देखकर बहुत स्माइल कर रहा था, क्योंकि अभी बस 7 बजे थे और उनकी डेट आज 8 बजे से चालू होने वाली है। उसे बहुत एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। दरअसल वांगजी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपना जो वजूद है वो खुलकर दिखा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो जिस तरीके का इंसान है, एक लड़का है, तो कौन ही एक लड़के से प्यार करेगा। और इसलिए वो अक्सर बार में जाकर अपनी भड़ास निकाला करता था। वहाँ पे उसे कई लड़के मिला करते थे, जो बेफिक्र होकर बिना उसकी पहचान जाने उसे सिर्फ एक लड़की समझकर उसके साथ फ्लर्ट किया करते थे। और उसे ये सब कुछ करते हुए बहुत मज़ा आता था। उसकी ज़िंदगी में एक यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो वो करता था, रोज़ रात को बार में जाना। उसकी फैमिली में बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें पता है कि वो बार ओन करता है। उसका बिज़नेस एकदम अलग है, उसके इंटरेस्ट्स वो भी बहुत अलग है। पहले ये फैमिली बिज़नेस था, प्लान बिज़नेस जो था उसका भाई संभाला करता था, लेकिन अब वो संभाला करता है और वो बड़ा परेशान रहता है इन चीज़ों से। और इसी चीज़ से बचने के लिए वो अक्सर बार में जाकर अपनी थकान मिटाया करता था। बहुत अजीबोगरीब लोगों से मिला करते थे, कभी उसे छूना, कभी कुछ करना तो कभी कुछ करना। स्टार्टिंग में उसे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वो एक लड़की की तरह बनकर जाता था। उसे अनकंफर्टेबल लगता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसे बहुत इंटरेस्ट लगने लगा इन सब चीज़ों में। पर उसने कभी किसी के साथ मेकआउट नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा करता तो उन्हें पता चल जाता कि वो एक लड़का है, ना कि एक लड़की। उस बार में उसकी पहचान एकदम अलग बन चुकी थी। दूर से ही सब लोग देखकर उसे पहचान जाया करते थे, पर सब लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए यही किया करते थे, कहा करते थे कि उन्होंने इस लड़की के साथ रात रंगीन की है। पर असल में उसके बेड तक तो कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाया था, सिवाय एक इंसान के, जो एकदम भोला भाला मासूम सा हुआ करता था शायद। पर वो वांगजी से मिलने के बाद बिगड़ गया। वांगजी को याद है वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे यादगार रातों में से एक है। उस दिन उसे एक नौसिखिया इंसान दिखा, जो उससे फ्लर्ट करने के लिए तो आया, पर उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की, कुछ कहने की। और वांगजी ने अपनी मर्ज़ी से, मतलब वो टीज़ करने के इरादे से, उसने लड़की होने का फ़ायदा उठाया और विंग को थप्पड़ मार दिया। वो चांटा उसने बहुत ताकत के साथ नहीं मारा था, हल्के से टीज़ करने के इरादे से मारा था। उसने वहाँ पर लड़ाई की, पंगा क्रिएट किया और उसे बहुत मज़ा आया। बाद में वो बहुत हंस भी रहा था इस चीज़ को सोचकर कि ऐसे ऐसे अनाड़ी लोग भी उसे मिल सकते हैं। ये पहला अनाड़ी था जो उसे इस तरीके से मिला था। जब वो वॉशरूम से बाहर आ रहा था तो उसे वही इंसान फिर एक बार दिखा। वांगजी ने उस इंसान को पकड़ लिया। वो इंसान बहुत ज़्यादा ड्रंक था और उजूल बुजूल बके जा रहा था। पर हाँ, एक जो चीज़ थी वो ये थी कि इस इंसान ने अभी भी वांगजी की रिस्पेक्ट की हुई थी। ये लड़का जो उसके सामने खड़ा था, यानी कि विंग, लड़कियों की इज्जत करता है, ये तो उसे देखकर समझ आ रहा था। इसलिए मदद करने के इरादे से वो उसे अपने वीआईपी कमरे में ले गया। वहाँ ले जाकर उसे लिटा दिया, फिर उसके कपड़े चेंज करने के इरादे से उसे वॉशरूम में ले गया, क्योंकि दोनों लड़के थे तो उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हाँ, वो गे है, इसलिए उसका इंटरेस्ट तो इस लड़के में आता जा रहा था। पर उसे अपनी लिमिट्स पता थी कि वो इसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं कर सकता, अगर किया तो ये पछताएगा। और वांगजी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाह रहा था। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उस लड़के ने ड्रंक हालत में ही वांगजी को पूरी तरीके से देखा, उसे महसूस किया। आज भी याद है वांगजी को वो रात।
वो रात जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी और सबसे ज़्यादा यादगार रही उसके लिए। विंग उससे नशे में कह रहा था, देखा मैं नहीं डरा ना तुमसे, देखो मैं तुम्हें पूरा नेकेड देख रहा हूँ। वैसे तुम लड़के होकर तुम्हारे पास ये क्यों है? मैंने तो सुना था लड़कियों के पास प्राइवेट एरिया का पार्ट अलग होता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। वांग जी कहता है, मैं क्योंकि लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का ही हूँ। अब अगर तुमने मुझे देख लिया है तो किसी को कुछ कहना मत, और हाँ अपना मुंह बंद रखना। अब अपनी आंखें बंद करो। विंग कहता है, मैं नहीं मानता, तुम लड़के कैसे हो सकते हो? तुम तो इतने सुंदर हो, तुम लड़की हो, तुम मुझे पागल बना रहे हो ना, है ना? ये भी नकली है ना, जैसे तुमने अपने सीने पे जो रखा था वो दिखाया था, जैसे तुम्हारे ऊपर का एरिया बड़ा बड़ा दिख रहा था, तुम्हारी चेस्ट मुझे बड़ी दिख रही थी, उसी तरीके से तुमने ये भी नकली लगाया। मैं छूकर देखूँ? वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं मेरा कंट्रोल लूज़ कर दूंगा और फिर मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें किस हालत में छोड़ूंगा, तुम उठने के लायक नहीं बचोगे। विंग कहता है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। वांग जी जैसे फ्रस्ट्रेशन महसूस होती है और उसे मज़ा भी आ रहा था विंग के साथ ऐसे फ्लर्ट करते हुए और बातें करते हुए, क्योंकि इतना ज़्यादा आगे वो किसी इंसान के साथ नहीं बढ़ा। इसलिए विंग का वो हाथ लेता है और अपने उस ओवरली सेंसिटिव एरिया पर रख देता है, जिसके बाद वांग जी ने अपनी मुट्ठियों को बांध लिया था, क्योंकि ये चीज़ बहुत अलग थी। उसने खुद को कई बार सेटिस्फाई किया है खुद के अपने हाथों के इस्तेमाल से, पर किसी और का हाथ अपने ऊपर उस जगह पर महसूस करके उसके तो कांटे उठाए थे, और उससे ज़्यादा कांटे सामने वाले इंसान के उठे थे, क्योंकि वो शौक में वांग जी को देख रहा था। पहले वो वांग जी के चेहरे को देखता, फिर उसके हाथ की तरफ जो उस जगह पर रखा हुआ था। तुरंत विंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तुम तो सच में लड़के हो? हाँ? वांग जी कहता है, मैं लड़का हूँ और अब तुम डर गए होगे, तो प्लीज़ अब यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है, तुम जुयान की तरह बात मत करो, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम एक लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा मैं डरता नहीं हूँ। इसके बाद विंग बस उस पर जिद पर अड़ गया था कि नहीं, वो तो साबित करके दिखाएगा कि वो डरपोक नहीं है, और वांग जी को प्रूव करना होगा कि वो सच में एक मैन है, इसलिए प्रूव करे इस बात को। वांग जी इस बात को बहुत सीरियसली ले लेता है, क्योंकि विंग उसे चैलेंज कर रहा था। अब भले विंग ड्रंक था, फिर भी उसने चैलेंज तो किया था वांग जी को। तो वांग जी एक लास्ट टाइम कहता है, जो तुम आज कह रहे हो और करवा रहे हो उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता है, मैं समझ गया, तुम डर गए हो अब, है ना, क्योंकि तुम एक मैन हो ही नहीं। वांग जी को गुस्सा आता है, क्योंकि ये शब्द उसने अपने फैमिली के मुंह से भी कई बार सुने थे, जब उन्होंने कहा था कि तुम तो एक मैन ही नहीं हो। उसे बहुत बुरा लगता है ये सुनकर, उसे गुस्सा आता है और वो विंग को बेड पे पुश कर देता है, उसके हाथों को अपने हाथों से इंटरवाइन करता है और उसके ऊपर आते हुए बहुत ही लो टोन में लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्टली कहता है, नाउ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा बोलकर वो विंग के नेक को किस करने लगता है और धीरे धीरे वो किसिंग और भी ज़्यादा पैशनेट हो गई थी। वांग जी को जैसे जैसे विंग की बॉडी को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा था, वैसे वैसे वो और एग्रेसिव होता जा रहा था। विंग की बॉडी पर उसने बहुत सारे मार्क्स बनाए और फिर बाद में वो अपनी बनाई गई आर्ट को बैठकर निहार रहा था। विंग उसे देखकर कहता है, बीच में कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ। हाफता हुआ विंग वांग जी से बोल रहा था कि वो भी कर सकता है। इसके बाद विंग ने वांग जी को धक्का दिया और उसे भी वो उसी तरीके से किस करने लगा। पर हाँ, विंग मार्क्स क्रिएट नहीं कर पाया, पर हाँ उसने वांग जी को काटा ज़रूर था उसके शोल्डर पर, जिसकी वजह से वांग जी ने विंग को डॉग कह के बुलाया था। लेकिन विंग फिर भी नहीं रोका। एंड देन जब फाइनली वांग जी का पूरा जितना भी सेल्फ कंट्रोल था लूज़ हो गया, उसने विंग को फिर एक बार फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर आते हुए बहुत ही ऐसा हो गया था वो कि अब वो अपने माइंड में नहीं था और उसने वो किया जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उसने वहाँ पे वो एक इंटिमेसी क्रिएट की जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं पाया था अपनी ज़िंदगी में कि कभी वो ऐसा कुछ कर पाएगा किसी के साथ। वांग जी विंग को अपने अंदर, या कहो वांग जी विंग के अंदर अपने आप को महसूस कर पा रहा था
और वो चीज़ इतनी इंटेंस थी वांग जी के लिए कि जब भी वो इस बारे में सोचता है वो हर बार हार्ड हो जाता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करता है वो, और उसे खुद को काम करना ही पड़ता है, और इसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए बार बार वो जब भी ये सब सोचने की कोशिश में आ जाता है ना कंडीशन में, तो वो खुद ही बुद्धिमंत चैंट करने लगता है ताकि वो इन सब चीज़ों से बच जाए। उस रात को वो बहुत अच्छे से एंजॉय करता है और विंग को करवाता भी है। और ऐसा था कि उस प्राइवेट रूम का एक भी कोना, एक भी चेयर, एक भी टेबल ऐसी नहीं थी जहाँ उन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस ना दिया हो। और ये चीज़ वांग जी को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि नशे में विंग था, वांग जी अपने होश में था। सुबह होने के साथ साथ वांग जी बहुत बुरी तरह से थक चुका था और विंग थक कर सो चुका था। उसने विंग को वहीं ब्लैंकेट से उड़ा दिया और इसके बाद में वो रूम की हालत देखता है। मन तो था कि सफाई करे, पर हाँ, उसे याद था कि अगर इसे इंसान को सब कुछ याद रहा तो पक्का वांग जी पिटने वाला है। इसलिए वो वहाँ से रफा चक्कर हो जाता है, पर उसने किसी को वहाँ बिठा दिया था ताकि वो विंग के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखे, पर विंग को देखे नहीं। बाहर बिठा दिया था रूम के और दरवाज़ा खुला छोड़ने के लिए कह दिया था ताकि विंग बाद में बाहर निकल सके और उस दरवाजे को बाद में बंद किया जा सके, ताकि वांग जी के प्राइवेट रूम में उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई ना जा पाए, क्योंकि कभी कभी उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ आ जाया करते थे। इसके बाद वो पूरे दिन एकदम पागलों की तरह रहा कि उसने क्या कर दिया है। वो अपने बाल नोचता रहा और बहुत कुछ उटपटांग करता रहा। उसके फैमिली वाले उसे बहुत टाइम से फोर्स कर रहे थे उनका फैमिली में बिज़नेस संभालने के लिए, क्योंकि अब उस बिज़नेस को संभालने वाला कोई था नहीं, और जो उस बिज़नेस को संभाल रहा था वो उसमें शायद बहुत सारे फ्रॉड कर रहा था, ऐसा उन लोगों को लग रहा था, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए तो सब लोग लड़ाई करते हैं, वही हो रहा था। फैमिली प्रेशर में वांग जी पहले से सब कुछ नहीं सोच पा रहा था और अभी ये कांड और करके आ गया था। उसे डर था कि उसकी जो हालत है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को पता चल गया कि उसकी सच्चाई क्या है तो क्या होगा। वो ये नहीं बताना चाहता था, उसके अंदर इच्छा ही नहीं थी। देन वो लड़की बन के फिर से बार में पहुंचा जस्ट टू कन्फर्म कि वो इंसान वहाँ दोबारा नहीं आएगा, पर वो इंसान फिर से उसके पास आया। वांग जी ने कैजुअल बिहेव करने की कोशिश की। उसने ये दिखाने की कोशिश की कि हाँ, चिल है वो एक लड़की ही है। और हैरानी की बात ये थी कि सामने वाले शख्स को यानी विंग को याद ही नहीं था कि वो एक लड़का है। इसलिए वांग जी ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट किया, उससे दूर जाना स्टार्ट किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब विंग ने कहा ना कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, वांग जी का मन तो बहुत ज़ोर से हंसने का कर रहा था कि सच में उसे इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो तो रेडी है, क्या ये इंसान रेडी होगा उसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए? वांग जी को मन तो कर रहा था कि उसी टाइम इस इंसान को बता दे, कि याद दिला दे कि असल में हुआ क्या था, पर वो अपने आप को रोक लेता है कि चलो अच्छा ही है, इस इंसान को कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अब वो एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो वांग जी ने इमेजिन नहीं किया था। उसे विंग ने किडनैप कर लिया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। उसका मन किया कि वो विंग को बस मार डाले, लेकिन विंग ने जो उसे टॉर्चर किया वो टॉर्चर वो भूल नहीं पाया। और जो चीज़ उसने महसूस की वो चीज़ थी ऑब्सेशन, विंग का उसको लेकर ऑब्सेशन। विंग जिस तरीके से वांग जी से ऑब्सेस्ड हो रहा था, उसे पैम्पर कर रहा था, उसे बांध के रखा हुआ था। वांग जी को गुस्सा भी आ रहा था और एट द सेम पॉइंट उसे अंदर से एक थ्रिलिंग कुछ महसूस हो रहा था। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है वांग जी के अंदर, और अभी उसे वही एक चीज़ मिल रही थी। सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि कभी वो एक लड़की बनने की वजह से किडनैप हो सकता है और एक साइको के चक्कर में पड़ सकता है। हमेशा शांत देखने वाला विंग किस तरीके से पागलपंती कर सकता है, उसने ये देखा। एंड देन जब विंग को उसकी सच्चाई पता चली तो उसका रिएक्शन देखकर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था वांग जी को। उसे बड़ा मज़ा आया था ये देखकर, और वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद उसने अपने फैमिली बिजनेस को संभाला। वो इसलिए क्योंकि उसे पता चला कि उसका जो मेन कंपनी का हेड क्वार्टर कह सकते हैं, जो भी है हेड ब्रांच है, वहाँ पे वी बुशियान काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पर है। इसलिए वांग जी वहाँ गया था और उसने विंग के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया जस्ट टू हैव फन। और अभी वो विंग को डेट भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मन में विंग के लिए फीलिंग्स आ रही हैं और वो अपने आप को एक मौका देना चाहता है। आखिर वो क्यों अपनी फैमिली के बंधनों में, बंदिशों में बंद कर रहे,
उसकी अपनी ज़िंदगी है और वो हमेशा से अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हुआ आया है। अगर उसे काम करने में उसके मन की इच्छा नहीं पूरी कर सकता वो, तो एटलीस्ट वो अपने प्यार की लाइफ में तो अपनी मन की इच्छा पूरी करे। वो एक गे है और इस बात की उसे बिल्कुल शर्म नहीं है। उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरीके से विंग का रिएक्शन था ना कि एक लड़का एक लड़के के साथ कैसे रह सकता है, वैसा रिएक्शन वांग जी का भी था जब उसे एहसास हुआ था कि लड़कियों के साथ वो बहुत कैजुअल है और लड़कों के साथ उसे अलग महसूस होता है। उसे जब ये पता चला था तो वो बहुत अजीब महसूस करता था, पर धीरे धीरे उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया और अभी फाइनली वो मिरर में देखता है और अपनी कंडीशन को देखकर वो फिर एक बार अपने आप को, अपने इस डर्टी दिमाग को कोसने लगता है, क्योंकि उसने उसी रात के बारे में फिर एक बार सोचा था। उसे खुद को जाके क्लीन करना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके बाद में वो वापस आता है और अब तो 8 बजने वाले थे। वांग जी सीधा विंग के अपार्टमेंट जाता है। विंग दूसरी तरफ, जो कि शुयांग को पीटने की कगार पे था। शुयांग सोफे के दूसरी तरफ और विंग इस तरफ। शुयांग को देखकर कहता है, शुयांग के बच्चे, मैं तुझे मार डालूंगा। शुयांग कहता है, बच्चे तब होंगे ना जब मेरी शादी होगी विंग। मैंने क्या किया है? विंग कहता है, तेरी वजह से मैंने वो किया जो तूने कहा था। इसके बावजूद अब वो मुझे डेट पे लेके जा रहा है, मेरी ज़िंदगी की पहली डेट मेरे बॉस के साथ। अगर मेरा बॉस कोई लड़की होता ना तो मुझे बहुत खुशी होती, पर वो एक लड़का है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। शुयांग कहता है, तुझे परेशानी इस चीज़ से है कि वो एक लड़का है, मतलब ये है कि अगर वो लड़की होता तो तू हाँ कह देता। विंग कहता है, हाँ ऑब्वियसली, इसमें कौन सी बड़ी बात है वैसे भी, पर मुझे वो लड़का है, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ? तेरे चक्कर में फंस गया हूँ, मैं तुझे मार डालूंगा। शुयांग के ऊपर कई बार पिलोज़ की बारिश होती है और शुयांग उन पिलोज़ को पकड़ के इस साइड में रख देता है ताकि वो दोबारा विंग के हाथ में ना आए। विंग उसे बुरी तरीके से धुलाई कर देता है बिना साबुन पानी के। लगता है शुयांग के बुरे दिन चल रहे हैं अभी, जब से वो विंग के घर आया तब से। शुयांग बस एक बार अपनी सैलरी रिसीव कर ले, इसके बाद उसने कसम खा ली है कि वो बाहर ना जाएगा, लेकिन वो विंग के साथ एक अपार्टमेंट में नहीं रहेगा। उसने दूसरी बार मार खाई है। शुयांग अपने गाल पर हाथ रख के वहीं बैठा हुआ था, मुंह फुलाकर। विंग कहता है, अब ये भोली शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। शुयांग कहता है, हाँ, मेरे चक्कर में ही हो रहा है, मैं मान गया, मुझे मारना बंद करेगा तू? अगर इस खूबसूरत चेहरे को कुछ हो गया तो खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के साथ मैं फ्लर्ट में कैसे करूँगा? विंग कहता है, अभी भी तुझे फ्लर्ट करने की पड़ी है। तभी डोरबेल बजती है। विंग शुयांग को देखकर कहता है, आ गया होगा वो शैतान, रुक, अब तो तेरी गलती की सज़ा तो तुझे मिलकर रहेगी, तू रुक तू अब रुक। ऐसा बोलकर वो दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलने के बाद वो वांग जी को देखता है, जिसके हाथ में एक साइड में पिंक फ्लावर्स थे रोजेस के और दूसरी तरफ रेड फ्लावर का एक बुके था। वो 2 बुकेस लेकर आया था, एक पिंक और एक रेड। दोनों लेकर वो विंग की तरफ देखता है एक स्माइलिंग फेस के साथ में, और विंग उसे देखकर अपनी दोनों पलकों को ऐसे झपकाता है जैसे बार बार ब्लिंक करता है अपनी आँखों को बार बार ब्लिंक करते हुए वांग जी कहता है, हेलो बॉस। वांग जी विंग को देखकर एक पल के लिए रुक गया कि ये क्या हो रहा है। दूसरी पल उसे हंसी आने लगी, पर वो अपनी हंसी को अंदर दबाकर कहता है, विंग कहता है, वेलकम। विंग अपने दांत पीसते हुए ये कह रहा था। वांग जी को समझ आ रहा है कि ये सामने जो इंसान है इरिटेट हो रहा है। विंग को कितनी इरिटेशन हो रही है वांग जी से, उसे समझ आ रहा है, पर टीज़ करने में उसे और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी ये खेल जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। वांग जी अंदर आता है और जब वो शुयांग को वहाँ देखता है तो वो एक पल के लिए रुक गया और फिर विंग को मुड़कर देखकर कहता है, ये यहाँ क्यों है? वांग जी के गुस्से को देखकर विंग कहता है, सारे फसाद की जड़ यही तो है। उस दिन तुमसे फ्लर्ट करने के लिए इसने मुझसे कहा था, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आधम का हूँ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके पास 1 फुट कौड़े नहीं है, इसलिए ये मेरे घर पे मेरे अपार्टमेंट में रहता है, रोज़ मेरे साथ रात को भी। वांग जी को भी याद आता है कि हाँ, शुयांग तो यहीं रहता है। वांग जी को तुरंत ही बहुत पॉसेसिव और प्रोटेक्टिव फील होता है, तो वो अपने जो फ्लावर्स थे, बुके थे, वो दूसरे हाथ से एक हाथ में लेता है और विंग की वेस्ट को पकड़ के अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम इसके साथ कैसे रह सकते हो? विंग कहता है, जैसे मैं रहता हुआ रहा हूँ, तुम मुझे बार बार पकड़ क्यों लेते हो? विंग बहुत कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। फाइनली वो हार मान लेता है, क्योंकि इस डेविल के चंगुल से फंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है उसके लिए।
विंग के हाथ को पकड़ के फिर उसकी कमर को छोड़कर वांग जी उसे सोफे पे लाके बिठा देता है और उसे फ्लावर्स के दोनों बुके देकर कहता है, ये तुम्हारे लिए है, बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत और तुम्हारी तरह खुशबूदार। जिस तरह तुम्हारी बदन की खुशबू मुझे पागल कर देती है, उससे थोड़ा कम ये खुशबू भी मुझे अच्छी लगती है। विंग वांग जी को घूर कर देखता है कि ये इंसान कितनी डर्टी बातें कर रहा है। शुयांग, जिसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, उसे पता नहीं था कि लान फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो इतना फ्लर्टी हो सकता है, क्योंकि उसने वांग जी को फ्लर्ट करते हुए पहले नहीं देखा था। हाँ, उसे पता चला था कि वांग जी एक लड़का है, लेकिन ये नहीं पता चला था कि ये इतना फ्लर्ट भी कर सकता है। शुयांग को वांग जी घूर कर देखता है। शुयांग कहता है, हाय। वांग जी उसे घूर कर देख कर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग कहता है, क्या करूँगा, रहता हूँ मैं यहाँ। शुयांग और वांग जी के बीच में कुछ टेंशन थी जो विंग को समझ नहीं आई। विंग कहता है, शुयांग, अगर कुछ ऐसा है जो तूने मुझे नहीं बताया तो बता देगा तो अच्छा होगा, क्योंकि विंग को लग ही रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो शुयांग ने उसे अब तक नहीं बताया है। जिस तरीके से शुयांग वांग जी की फैमिली के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया करता है, कुछ तो ऐसा है जो विंग को नहीं पता। लान वांग जी शुयांग को घूर कर देख रहा था और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर विंग वहाँ से उठकर रफा दफा होने वाला था, पर वांग जी विंग को जब उठते हुए देखता है तो उसके हाथ को पकड़ के अपने गोद में बिठा लेता है। विंग कहता है, क्या करे हो ये? उसे और ज़्यादा एम्बैरसमेंट महसूस हो रही थी, क्योंकि एक तो वो मैन है, ऊपर से वो किसी की गोद में बैठे। उफ, कितनी इरिटेशन वाली बात है, एम्बैरसिंग मोमेंट है। उसे नहीं पसंद आ रहा था और ऊपर से उसे वो एक औजार अपने पीछे चुभ रहा था जो उसे काट कर फेंकने का मन करता है। और वो ये चीज़ वांग जी से बोल भी देता है, अगर तुमने मुझे नहीं उठने दिया ना तो तुम्हारी सारी पुश्तों का नाश कर दूंगा मैं। उस चीज़ को जो मुझे चुभ रही है मैं काट के फेंक दूंगा। विंग ने ये बोला था और वांग जी की आंखों का कलर थोड़ा सा बदल गया। वांग जी की आंखों में गुस्सा था, पर किस चीज़ के लिए विंग को नहीं पता। दूसरी पल उसे अपने शब्दों पर पछतावा होता है, क्योंकि वांग जी ने विंग की नेक को पीछे से ग्रैब किया था, उसे अपनी तरफ मोड़ा था और उसे बहुत ही ब्रूटली किस करना स्टार्ट कर दिया था। जब विंग फुल्ली ब्रीद आउट हो जाता है तब वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग का मन कर रहा था वांग जी का गला घोंट कर उसे मार डाले। यार, ये इंसान उसे कितने बुरी तरीके से फोर्स कर रहा है। विंग को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी भी वांग जी ने विंग की वेस्ट को छोड़ा नहीं था। अब वांग जी विंग से इस तरीके से मुंह मोड़ लेता है जैसे कि उसे पता ही ना हो कि विंग उसकी गोद में बैठा हुआ है। वांग जी का ध्यान शुयांग पर था। शुयांग घूर कर वांग जी को देख रहा था, जैसे कि शुयांग अपनी आंखों से वांग जी को मार डालना चाहता हो। वांग जी कहता है, जेलस फील कर रहे हो? शुयांग कहता है, हाँ, तुमसे क्यों करूँगा भला? विंग को तो समझ ही नहीं आया कि इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। वो पूछना चाहता है, पर अभी वो पूछ नहीं पा रहा है, क्योंकि दोनों उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि एक दूसरे को घूरने में व्यस्त हैं। ऐसा लगता है विंग को कि शुयांग वांग जी को पहले से जानता था, बहुत पहले से, पर कैसे ये उसे नहीं पता। वांग जी कहता है, अच्छा यही होगा कि तुम उसके पास जाओ जिसे तुम्हारी केयर है, यहाँ रहने के बजाय। शुयांग कहता है, मैं वही हूँ जिसे मेरी केयर है, और मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, और मैं यही तुम्हें राय दूंगा कि तुम मेरे दोस्त से दूर रहो। ऐसा बोलकर शुयांग पास आता है विंग के। उसका हाथ पकड़ के वो वांग जी की गोद से विंग को उठाने की कोशिश करता है, पर बदले में कुछ नहीं पाता है, क्योंकि वांग जी ने विंग की वेस्ट को टाइटली होल्ड कर लिया था। अब किसी का हाथ पकड़ोगे और कोई दूसरा इंसान उसे अपने पास बिठा के उसकी वेस्ट को पकड़े तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जिसने उसकी ज़्यादा बॉडी को अपने कंट्रोल में कर रखा है तो वो वांग जी था। शुयांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विंग की तरफ देख कर कहता है, विंग, तुझे दिख नहीं रहा है मैं यहाँ पर हूँ। विंग कहता है, ये तेरी ही मेहरबानी है जो मैं इस कंडीशन में फंसा हुआ हूँ। अब तो विंग को शुयांग की बात मानने के बाद पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज सुबह जो उसने शुयांग ने उसे राय दी थी वो विंग ने मानी थी, जिसके बाद विंग वांग जी को किस बैक कर रहा था और अब भी वो फंस चुका है। उसके एक छोटे से एक्शन ने उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसा दिया है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। वांग जी शुयांग से आंखों ही आंखों में जैसे कुछ कहता है। शुयांग विंग को देखता है घूरकर। विंग चिल्लाता है, शुयांग, ओए, ए, अबे ओए, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है शुयांग? शुयांग वहाँ से अपना चेहरा मोड़कर जा चुका था। विंग का चेहरा
वांग जी अपनी तरफ मोड़ता है उसके चीक्स को पकड़ते हुए और उसके चीक्स को पुल करते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत क्यूट हो। विंग कहता है, बेबी? मैं तुम्हें कौन से एंगल से मैं बेबी लग रहा हूँ? मैं इतना बड़ा हट्टा खट्टा इंसान, तो मैं बेबी कहाँ से दिख रहा हूँ? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। देखो लानवांग जी, देखो। वांग जी कहता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे कुछ दिखाओ। विंग को फिर गुस्सा आता है और इस बार वो बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल जाता है कि वांग जी उसका बॉस है क्या नहीं है, पावरफुल है। सारी चीज़ें भूलकर वांग जी के बालों को खींच लेता है विंग पकड़ के। वांग जी जो चिल्लाता है दर्द से, क्योंकि सच में विंग ने बहुत बुरी तरीके से वांग जी के बालों को खींचा था। विंग के हाथों को पकड़कर जब वांग जी अपने बालों से हटाता है, तब विंग को मौका मिल जाता है कि वो वांग जी की गोद से उठ जाए, क्योंकि वांग जी ने दोनों हाथों से विंग के हाथों को पकड़ा हुआ था। विंग उठकर खड़ा हो गया। वांग जी विंग के हाथों को देखता है जिसमें उसके बाल बहुत सारे थे। विंग को देखता है वांग जी घूरकर डिसबिलीव में कि ये इंसान सच में उसके बालों को खींचकर नोच चुका है। पर वांग जी के फेस पर ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जो उसके अंदर बूचा लाया हुआ था वो अंदर ही दबा हुआ था। विंग एक स्मित के साथ कहता है, कैसे लगा बॉस? जब आप मेरी बॉडी को पकड़ सकते हैं तब मैं आपके बालों को तो पकड़ ही सकता हूँ। वांग जी एक स्मित के साथ कहता है, सही कहा तुमने, तो मैं भी तुम्हारी बॉडी को पकड़ सकता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी जो विंग के हाथों को छोड़ता है और उसके वेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर उससे पहले विंग पीछे हटकर बोलता है, सर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना चाहूँगा कि मैं अब आपको डेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। वांग जी खड़ा होता है और विंग के हाथ को ग्रैब कर लेता है, उसकी कलाई को बहुत टाइटली होल्ड करता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग और वांग जी एक दूसरे के बहुत करीब थे। विंग को वांग जी की वो गर्म सांसें और वो कड़क आवाज़ साफ साफ सुनाई भी दी थी और सांसें महसूस हुई थी। वांग जी कहता है, नो चांस। विंग कहता है, पर मैं, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते सर, आप मेरी विल पावर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वांग जी कहता है, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अमीर हूँ, मेरे पास पैसा है, पावर है, मैं जो चाहे वो करूँगा। वांग जी ने जो चीज़ कही थी वो विंग को पता थी और यही चीज़ तो वो जिसकी वजह से डरा हुआ है। विंग को अब तक लगा था कि वो रिज़ाइन कर देगा और बच जाएगा, अब तो वो भी नहीं हो सकता। वांग जी इतना पावरफुल है, अगर वांग जी ने विंग को बर्बाद करने के बारे में ठान लिया तो वो विंग की फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, जो कि विंग नहीं चाहता। वांग जी विंग को 2 चॉइस देता है, देखो तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं। पहली, मेरे साथ चुपचाप डेट पर चलो, मुझे डेट करो तब तक जब तक कि मेरा मन नहीं भर जाता, और दूसरी, तुम मुझसे अभी अभी शादी कर लो। विंग हक्का बक्का होकर वांग जी को देखता है। ये दोनों ही चॉइसेस उसके मन के बिल्कुल खिलाफ हैं, वो इनमें से कोई भी चॉइस नहीं ले सकता। विंग कहता है, सह। वांग जी कहता है, देख लो मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर तुम्हें मैं पैसे भी दे दूंगा बहुत सारे, एक स्टेबल जॉब भी हुई तुम्हारे पास। वांग जी का ऑफ़र ये वाला थोड़ा वैलिड था। एक्चुअली अब वांग जी को समझ आ रहा था कि अब विंग को कंट्रोल करना बाहर हो जाएगा, वो नहीं मानेगा अब शायद। विंग को डराना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर अगर वांग जी ऐसा कुछ करे जो विंग के थोड़े से फेवर में चला जाए और दूसरा जो उसके बिल्कुल फेवर में ना हो, तो जो चीज़ हम मनवाना चाहेंगे वो मान जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता है ना, जब आपको बहुत बड़ी चीज़ कोई चाहिए होती है, आई मीन मान लो फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमें बहुत छोटी चीज़ अपने पेरेंट्स से चाहिए, तो अगर हम उन्हें बड़ी चीज़ बता दें तो फिर वो छोटी के लिए मान जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो वाला एक फार्मूला, साइकोलॉजिकल ट्रिक वांग जी ने विंग के ऊपर आजमाई थी, जो कि काम भी कर गई, क्योंकि विंग ने फिर वांग जी से कहा, ठीक है सर, मैं आपको डेट करने के लिए तैयार हूँ, पर आप अपनी लिमिट्स में रहेंगे, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है वो नहीं पसंद है। वांग जी कहता है, लिमिट्स मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। विंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है। तो वो कहता है, ओके, क्या हम एटलीस्ट ये सब सीक्रेट में कर सकते हैं, किसी और को पता ना चले। विंग को पता था वो खड्डे में गिर चुका है और वहाँ से निकलने का कोई चांस नहीं है, तो कम से कम वो छुप कर ही चीज़ें करे, ताकि बाद में वो प्योर दिख सके। अब पता नहीं उसकी फ्यूचर वाइफ उसके बारे में क्या सोचेगी। उफ, विंग की ज़िंदगी। एंड फाइनली विंग के मान जाने के बाद में वो दोनों डेट के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों डेट के लिए एक पार्क में आए थे। वो पार्क भी वांग जी ने पूरा का पूरा खाली करा दिया था, और विंग हैरान था कि वांग जी इतनी काम जगह भी चुन सकता है। वांग जी तो इतना पैसे वाला इंसान है, हाई फाई इंसान है, उसे तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बुक करना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था ना। पर यह पार्क तो बहुत सुंदर था,
जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था, जैसे कि इसे डेट के लिए प्रिपेयर किया गया हो, क्योंकि हर जगह पर कैंडल्स और डिम लाइट्स जली हुई थी और रास्ते पर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। जैसे चलते हुए विंग अंदर जा रहा था वांग जी के साथ में। कुछ भी हो, वांग जी उसे परेशान कर रहा हो, टीज़ कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, पर ये नज़ारा बहुत खूबसूरत था। विंग ने पहली बार इतना स्पेशल महसूस किया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्पेशली उसके लिए बनाई गई हैं और लगाई गई हैं। अच्छा लग रहा था उसे। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं उस टेबल पर जो वहाँ लगाई गई थी। वहाँ भी काफ़ी सारे कैंडल्स थे और डिम लाइट थी। वहाँ पे फूड रखा हुआ था। वो फूड 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था और दोनों सेक्शंस थे नॉन वेज, वेज दोनों थे। बस एक साइड में तीखा वाला खाना था, दूसरी साइड में थोड़ा फीका खाना था। विंग को समझ आ गया था कि ये दूसरा सेक्शन होगा वो शायद वांग जी के लिए हो सकता है और जो पहला सेक्शन है वो विंग के लिए होगा, या फिर जिसको जैसा खाना है वो वैसा खाएगा, इसके लिए होगा। पर जो भी था, और दूसरी चीज़ जो उसे बहुत अच्छी लगी वो ये वांग जी जो आगे जाकर विंग के लिए चेयर पुल करता है। विंग वांग जी को बस देख रहा था। उसके अंदर जो चीज़ उसे ऐसा था ना, पेट में गुदगुदी होना और एकदम मीठी मीठी सी खुजली होना, वो सारी चीज़ें उसे हो तो रही थी, पर वो वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था। इसलिए वो कहता है ऐसा करके वो दूसरी सीट पे जाके बैठ जाता है और वांग जी बस देखता रह गया। पर वांग जी बस स्माइल करता है, क्योंकि उसे विंग के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसकी आंखों में आई चमक से दिखाई दे रही थी, जो कि विंग नहीं समझ पाया। वांग जी चेयर पे बैठ गया और विंग जो आसपास दिखने लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसपास शायद कोई नदी है, क्योंकि वो ठंडी हवा आ रही थी और शायद यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं अभी अभी। ऐसा था कि वांग जी ने बहुत सारे रोजेस मंगाए थे, क्योंकि उसे पता चला था विंग को रोजेस पसंद है। अब वांग जी को किसी चीज़ से ऑब्सेशन हो जाए तो वो उसके बारे में सारी चीज़ें खोज निकालेगा। तभी उसने वही किया था। उसने वहाँ पे बहुत सारे रोजेस लगवाए थे, पिंक रोज़ और रेड रोज़, जो विंग को पसंद है। उसकी खुशबू विंग को आ रही थी, जो कि उसे बहुत रिफ़्रेशिंग महसूस करा रही थी। जो कुछ झगड़ा वगड़ा वो अभी कर कर आया था ना, वो सारा जैसे गायब हो गया था। उसे अच्छा लग रहा था। विंग अपना फूड एंजॉय करना स्टार्ट कर चुका था, उस ठंडी ठंडी हवा में, उस मीठी मीठी खुशबू में, और ना चाहते हुए भी अपने सामने इतने केयरिंग और कभी ना मानने वाले बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा लग रहा था उसे। वांग जी विंग की खूबसूरती को देख रहा था, उसकी उस खूबसूरत मुस्कुराहट को देख रहा था, जिससे हल्की सी स्माइल के साथ विंग अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। स्टार्टिंग में जब विंग पहली बाइट लेता है और जिस तरीके से वो हल्के से बोलता है, जो कि वांग जी को सुनाई ना दे इस तरीके का था, लेकिन वांग जी ने सुन लिया। और विंग ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वांग जी को सुनाना चाह रहा था, बल्कि उसने बहुत रोका था अपने आप को बहुत ज़ोर से उस खाने की तारीफ़ करने से, क्योंकि खाना सच में बहुत डिलीशियस था। और विंग को नहीं पता कि ये सारा फूड वांग जी ने खुद से प्रिपेयर किया है, बस इसे गर्म करके यहाँ पे वापस रखा गया है। वांग जी ने ये खाना खुद से बनाया था अपने ऑफिस से आने के बाद। अच्छा है ना, वांग जी बहुत केयरिंग है, पर केयरिंग चीज़ों पर नज़र ना रखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जैसे खाना खा रहे थे तब विंग को कुछ महसूस हुआ जो चीज़ उसे नहीं अच्छी लगती। वो ये कि वांग जी टेबल के नीचे से विंग के थाइस के बीच में अपने पैर को रखकर उसे मसाज कर रहा था, जिसकी वजह से विंग ना चाहते हुए भी मौन कर उठा। और जैसे ही वो ऐसा करता है, विंग अपने मुंह को अपने दूसरे हाथ से कवर कर लेता है। विंग वहाँ से उठने वाला था, वांग जी कहता है, डोंट यू डेयर, उठने की कोशिश मत करना, अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। विंग वहीं बैठा रह गया। इसके बाद वांग जी जैसे उसे अपने पैरों से मसाज कर रहा था उसके थाइस के बीच में, विंग बस अपने आप को रोक रहा था, अपने हाथ को काट रहा था। जब वांग जी ये देखता है ना, तो विंग के हाथ को अपनी तरफ बढ़ाता है, मतलब अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाता है। विंग उसे देखता है अपनी आंखों से, जिसकी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे, क्योंकि एक तो उसे नीचे बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था और ऊपर से वो अपने हाथ को काट रहा था, तो उसे पेन भी हो रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें अपना हाथ काटने की ज़रूरत नहीं है। विंग जैसे ये सुनता है ना, उसे तो जैसे मौका मिल गया था, क्योंकि वो तो वांग जी को परेशान करने के ऊपर तुला हुआ था। तो वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और अपने मुंह में दबा लेता है, और वो डबल ताकत के साथ में काटता है। जितना उसे प्लेजर हो रहा था ना, उससे डबल ताकत के साथ काटता है। उसे अब प्लेजर तो महसूस हो ही रहा था, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था कि उसने वांग जी के हाथ को काट लिया है।
ऐसा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा कमेंट्स करना। कमेंट्स आपके जो कमेंट्स होते हैं मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं अगले एपिसोड को लाने के लिए। अगर आपको स्टोरी में कोई और भी चीज़ गड़बड़ दिखती है तो मुझे बताना, क्योंकि पिछले बार मुझे किसी ने बताया था कि मैं विंग के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हूँ। तो अभी मैंने कोशिश किया है कि हम हमारे प्यारे वांग जी के भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ देख सके, स्टोरी को ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती है। आई होप आपको इस स्टोरी में अब वांग जी के पॉइंट ऑफ व्यू की भी क्लैरिफिकेशन मिली होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ भी मिसिंग है या कोई और चीज़ भी ऐड की जा सकती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स। मेरी पूरी कोशिश रहेगी इम्प्लीमेंट करने की, क्योंकि मुझे एक बेटर एंटरटेनमेंट सोर्स बनना है, ताकि जो हाउसवाइफ्स है वो एंटरटेनमेंट के साथ में काम कर सके और जो बाकी लोग हैं ना वो एंटरटेनमेंट के साथ में अपने काम को एंजॉय कर सके। और कोई अगर एंटरटेनमेंट के लिए भी आ रहा है ना तो फुल टू एंटरटेनमेंट उसे मिल सके। सो चलो इसी एंटरटेनमेंट भरे एपिसोड को एंड करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड के इंतज़ार में छोड़ देते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।